आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट में मेटल और लिगैंड के बीच की बॉन्डिंग कैसे बनती है या मेटल और लिगैंड का जो बॉन्ड होता है उसका टाइप क्या होता है उसको आज डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत मेटल और लिगैंड के बीच में उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर थियरी के बारे में या वर्नर थियरी के कुछ पास्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें उस पास्टुलेट्स में हम लोगों ने वर्नर थियरी के पास्टुलेट्स में ये पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगैंड जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। वर्नर थियरी के बाद जो दूसरी थियरी मेटल और लिगैंड के बीच के बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरी थियरी आई वो थियरी थी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT कहते हैं। और ये वैलेंस बॉन्ड थियरी फर्स्ट टाइम 1935 में एल पॉलिंग द्वारा प्रपोज किया गया। उन्होंने ही पहली बार इस थियरी के बारे में इस थियरी को सामने लाया। वैलेंस बॉन्ड थियरी एल पॉलिंग के द्वारा 1935 में, एल पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम था, इन 1935 में ये थियरी एल पॉलिंग द्वारा प्रपोज किया गया। अब ये थियरी है क्या, इस थियरी के पोस्टुलेट्स क्या है, ये थियरी किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है, हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी को भी लेकर के तमाम बुक्स में तमाम डाउट्स हैं और बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, तो हमें पहले इन कन्फ्यूजन से बचना है। और कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे एथर्स जो डिफरेंट पब्लिशर्स की जो बुक है, उन बुक्स में वैलेंस बॉन्ड थियरी में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है। वो ये क्रिएट किया गया है कि पहले ही बता दिया जा रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में वीक लिगैंड और स्ट्रांग लिगैंड के बारे में कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, जबकि ये गलत है। वैलेंस बॉन्ड थियरी लिगैंड को क्लासिफाई नहीं कर पाया था कि कौन से लिगैंड वीक लिगैंड होते हैं और कौन से स्ट्रांग लिगैंड होते हैं, बट इस चीज़ को कई पब्लिशर्स ने अपनी बुक्स में इसको लिखा हुआ है, कई ऑथर्स ने अपनी इसको बुक्स में लिखा हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के एक पोस्टुलेट्स में उन्होंने लिख दिया है कि लिगैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिगैंड दो तरह के होते हैं, वीक लिगैंड एंड स्ट्रांग लिगैंड, जबकि ये गलत है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में या जो एल पॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट में वीक लिगैंड और स्ट्रांग लिगैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले मैं इस चीज़ को पहले इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि ये बहुत डाउट्स हैं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी किसी भी तरीके से लिगैंड्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर लिगैंड्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया था कि वीक लिगैंड क्या होता है और स्ट्रांग लिगैंड क्या होता है, जबकि कुछ बुक्स में वीक लिगैंड और स्ट्रांग लिगैंड के बारे में वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोर्शन में लिखा गया है, जो गलत है। हम शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या, इसके पोस्टुलेट्स क्या है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, V फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड एंड T फॉर थियरी, VBT को शॉर्ट में कहते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी है जो एल पॉलिंग द्वारा प्रपोज था इन 1935। और इस थियरी के जो तमाम पोस्टुलेट्स हैं, उस पोस्टुलेट्स में ये कहा गया कि पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेटल और लिगैंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप का इन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो एल पॉलिंग ने ये बताया था कि मेटल और लिगैंड के बीच में, मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हम उसको पहले ये कहें कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मेटल और लिगैंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और वो एक जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और उस स्पेशल टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि पहले हम इस चीज को, जो पहला पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थियरी को, हम यहीं से स्टार्ट करें कि वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स साइन में सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में, सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और शायद इसी कारण से जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं उसका नाम हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसीलिए कहते हैं, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ही कहा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
इसी आधार पे कहा जा सकता है या कहा जाता है क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, या हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, और अभी हमने ये लिखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम पहले नहीं लिखते, हम मेरे जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड केवल आयनिक और कोवैलेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड पर एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इन जनरल क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच में बनते हैं तो उन एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, बराबर संख्या में दोनों एटम्स के जो दोनों एटम होते हैं वो बराबर की संख्या में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड होता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब क्या होता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों एटम्स के द्वारा इक्वल दिए जाते हैं या इक्वल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है, तो उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हमने कई बार हमने ये कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो रिजल्ट किसका होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो शेयरिंग होती है, बट अनइक्वल शेयरिंग होती है। और अनइक्वल शेयरिंग मींस क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम अगर रिप्रेजेंट करें, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, मेटल और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये अनइक्वल शेयरिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ए जो होता है वो डोनर होता है और बी जो होता है एक्सेप्टर होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया गया है दोनों एटम्स के बीच में, वो ए दिया हुआ है, इसलिए ए को डोनर कहा जाता है और बी को एक्सेप्टर कहा जाता है। बट वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डोनेट नहीं किया जाता है बी को, बल्कि ये कहा जाए कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी के बीच में होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय ए। तो ये अनइक्वल शेयरिंग का एक एग्जांपल है। ठीक इसी तरीके से ये हमने इसको 11th की क्लास की केमिस्ट्री से उठाया। ठीक इसी तरीके से जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उसमें जो दिखाते हैं हम ऐसे दिखाते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्डिंग को हम ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके या शेयर करता है, इस मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और अनइक्वल शेयरिंग करता है, और इस अनइक्वल शेयरिंग के कारण मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है वो लिगेंड से मेटल की तरफ होता है, क्योंकि लिगेंड के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं तो ये डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, इसलिए ये जो बॉन्ड की जो डायरेक्शन होती है लिगेंड टू मेटल होती है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमने बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और वो कोवैलेंट बॉन्ड एक जनरल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं, उसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। जो डोनर होता है वो लिगेंड होता है, क्योंकि लिगेंड का मतलब ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला स्पीशीज हो, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब ये यहाँ तक तो हमने ये बोला कि लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, और बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है, तो लिगेंड से मेटल की तरफ होता है। अब जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, अब हम पहले पोस्टुलेट्स पढ़ लें, पोस्टुलेट्स को पढ़ लें। तो पोस्टुलेट्स में ये है कि पहला पॉइंट हमने ये लिखा कि चूंकि हमने ये बोला कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और
ये जरूरी नहीं है कि जो हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो हम जिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होते हैं। मतलब या तो लिगैंड जो होगा वो मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं या तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोला जाता है कि सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लिगैंड्स हैं उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो सभी मिलकर के सेंट्रल मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये बोला कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो डोनर होता है वो एक्सेप्टर को एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ और उसको एक्सेप्ट किया सेंट्रल मेटल। तो जितना भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास या सेंट्रल मेटल की जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक उतनी ही संख्या में उस सेंट्रल मेटल को लिगैंड्स द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं। तो अगर किसी सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। अब उस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, क्योंकि हम ये छोटे क्लास में हम पढ़े हुए हैं कि चाहे जिस भी टाइप का ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनता है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल के पास टोटल 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये हुआ कि उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी लिगैंड्स हैं वो सभी के सभी लिगैंड्स मिलकर के सेंट्रल मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास 1 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अब वो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स या 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स कैसे मिलते हैं, ये इसके पोस्टुलेट से हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन arrange some vacant orbitals equal to coordination number। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन should arrange some vacant orbitals equal to coordination number। मतलब सेंट्रल मेटल या एटम, सेंट्रल मेटल जो एटम है या आयन है उसको अरेंज करना, कितना, some vacant orbitals, और कितने vacant orbitals इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर उसको वैकेंट ऑर्बिटल्स अरेंज करने। अब हम यही एग्जांपल लिखते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दो तरह के और जो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं एक चीज और यहां इसके बाद लिखूं फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूं। पॉइंट नंबर 2, दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स hybridize to form equivalent orbitals। फिर क्या होता है, चूंकि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए आइदर 4 और 6। वो वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, s हो सकते हैं, p हो सकते हैं, d हो सकते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है और आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उतने ही होते हैं जितने मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बट केवल अंतर ये होता है कि बिफोर मिक्सिंग या बिफोर हाइब्रिडाइजेशन दे हैव डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, अंतर होती है उनकी एनर्जी में, बट आफ्टर मिक्सिंग या आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। जैसे अब मैं इसको एग्जांपल लेता हूं कि जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है, आइदर sp3 और dsp2। इसको हम sp2d भी लिख सकते हैं कुछ के केस में, तो हम दोनों लिख लेते हैं आइदर dsp2 या sp2d। तो ये दोनों पॉसिबल है, तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वो होता है टेट्राहेड्रल, और अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या हुआ कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने के बाद जब उनकी हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस टाइप के, जैसे इसमें क्या है 1s and 3p ऑर्बिटल्स आर वैकेंट एंड दे आर हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन दिस केस 1d 1s and 2p वैकेंट ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर डी सेंट्रल मेटल में dsp2 या sp2d हाइब्रिडेशन होता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो ये है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं करते हैं बल्कि ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो जो होता है, एक्चुअली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन किस तरह से है, जो जिस तरीके से ओरिएंटेशन होगा वही उसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन हम केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का टाइप देख करके, जैसे अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 है या sp2d है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो वो हम लिख सकते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे है, वो स्क्वायर प्लेनर के कॉर्नर की तरफ ओरिएंटेड है या टेट्राहेड्रल शेप में ओरिएंटेड है, तो उसी आधार पर हम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितने के उसके कोऑर्डिनेशन नंबर है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिट वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनका ओरिएंटेशन कैसे है और उस आधार पर हम ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उन हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल्स में जितने लिगेंड्स होते हैं वो सभी के सभी वो क्या करते हैं कि उस वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो ये हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे अगर ये 1 2 3 4 या हम यहाँ लिखें 1 2 3 4, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है या ये dsp2 हाइब्रिडाइज है या sp2d हाइब्रिडाइज है, तो लिगेंड क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जो हमने क्रॉस चिन्ह बनाया है, जो क्रॉस मार्क्स बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। किस इलेक्ट्रॉन पेयर को? डोनेटेड बाय लिगेंड। तो ये जो क्रॉस हमने बनाया है ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेटेड बाय लिगेंड्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट किया गया उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऐसे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहाँ हमने ये अभी चूंकि हमने 4 का केवल एग्जांपल बताया है, अब हम 6 का एग्जांपल बताते हैं। और 6 का एग्जांपल बताने के लिए जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ओवरऑल ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, बट जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। एक होता है D2sp3 और एक होता है sp3d2। sp3d2 D2sp3 या sp3d2 दोनों में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है, 2d 1s3p 1s3p 2d। अब इन दोनों से जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल ही बनती है। ये दोनों के केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल ही बनती है, बट नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका एक नाम होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो D है वो इनर का है, अंदर का D है। इनर सेल का जो D है, इनर सेल का D है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब ये D अंदर जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे, इसलिए इसको हम एक दूसरा भी नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर चूंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये D बाहर का है, ये D बाहर का है, इसलिए उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल होता है, इसलिए इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। और मुझे ये लगता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम फोकस करते हैं सेंट्रल मेटल के ऊपर, लिगेंड के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। लिगेंड के ऊपर हम फोकस नहीं करते, केवल सेंट्रल मेटल के ऊपर फोकस करते हैं। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन थीम है। लिगेंड के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करता। वो ये बात नहीं करता है कि कौन वीक लिगेंड है और कौन स्ट्रांग लिगेंड है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बात नहीं करता है। तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सभी के सभी पोस्टुलेट्स केवल सेंट्रल मेटल पे फोकस करते हैं और सेंट्रल मेटल की बात करते हैं। फिर से मैं एक बात बता दूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो सेंट्रल मेटल पे फोकस करते हुए और उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स को अरेंज करता है, उतने ऑर्बिटल्स की व्यवस्था बनाता है। फिर वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं टू गिव इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। वो हाइब्रिडाइज इसलिए होते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी एक बराबर हो जाए। और उसी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम ज्योमेट्री को लिखते हैं कि जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट करूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 या sp2d है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, आइदर D2sp3 और sp3d2। इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। दोनों के केस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, केवल नाम चेंज हो जाता है। D2sp3 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसको एक दूसरा नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका नाम होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और फिर से मैं जो चूंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक डाउट के बारे में बात किया था
कि डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं वो अपनी बुक में वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड की बात करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है, वो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर फोकस करता है, लिगेंड्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी ये नहीं बताता है कि वीक लिगेंड कौन है और स्ट्रांग लिगेंड कौन है, तो इसलिए हम वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड की बात वैलेंस बॉन्ड थियरी में नहीं कर सकते। तो अब यहाँ होता क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। चूंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड की बात नहीं करता, तो हम इसके कुछ लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। और इसके कुछ लिमिटेशंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें एक पॉइंट यही है कि शुड नॉट could not explain color, चूंकि color and exact magnetic properties, magnetic moment, माने कलर और एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाता। उसका रीजन है, वो इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि हम ये नहीं बता पाते कि वीक लिगेंड कौन है, स्ट्रांग लिगेंड कौन है, इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है। पॉइंट नंबर 2, could not explain, इसको स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं, could not explain the relative stabilities of complexes, कॉम्प्लेक्सेस के रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर पाता है कि कौन किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, उस चीज को एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। और है could not explain about weak and strong field ligands, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इस चीज को, जो थर्ड पॉइंट है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि वो वहां लिखता है कि वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड, बट वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात ही नहीं करता, केवल सेंट्रल मेटल के बारे में बात करता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एग्जांपल। दूसरी चीज मैं ये बोलूं कि चूंकि जितनी भी थियरीज हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी थियरीज है, जैसे हमने पहले वर्नर थ्योरी पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों चीज को एक साथ, ज्योमेट्री को और उसके मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जनरली होता क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट जब हमें पता होगा तो उस मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होता है तो उस आधार पर हम ये बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल है या अगेंस्ट टू हुन्स रूल है। इसलिए ये इस डाउट से हम बचें कि जब भी मैग्नेटिक मोमेंट देगा, अगर ये लिखता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी जाएगी और उस मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है तो फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, हालांकि इस फार्मूले को भी हम लोग पहले ही 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, म्यू स्पिन ओनली, जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू स्पिन ओनली इज इक्वल टू होता है n+2 bm, n+2 bm होता है, जहां where n is number of unpaired electrons, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Bm जो होता है वो बोर मैग्नेट्रॉन होता है, यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये चीजें जब गिवन होंगी, जब म्यू की वैल्यू दिया जाएगा, म्यू स्पिन वाली वैल्यू दिया जाएगा, तो वहां से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम पता कर सकते हैं। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हुआ है या अगेंस्ट टू हुन्स रूल हुआ है। एक पॉइंट और एक टेबल में बना लेता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी रहेगा आपको। एक टेबल में बना लेता हूं, ये टेबल जरूर नोट करें। ये म्यू स्पिन ओनली वैल्यू है बोर मैग्नेटॉन, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3 है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये म्यू मोमेंट की वैल्यू √8 होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √15 होगा। अगर 4 है तो √24 होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो म्यू ओनली वैल्यू जो होगा वो 35 होगा। इसको रफली इसको हम लिख सकते हैं 1.73, इसको हम लिखते हैं 2.9 समथिंग, इसको हम लिखते हैं 3.9 समथिंग, इसको हम लगभग आता है 4.9 BM और इसको हम लिखते हैं 5.9 BM। तो ये क्या है, ये टेबल इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि जो फार्मूला उस फार्मूले से रख करके n की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत टफ होगा, टाइम टेकिंग होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम अगर म्यू वैल्यू जैसे अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 गिवन है तो आप यहां से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके इक्विवेलेंट 1 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट √2 या 2.9 है तो फिर आप यहां से इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √15 है या 3.9 है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √24 है या 4.9 है तो 4 होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √35 है या 5.9 है तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी 5 होगी। ये टेबल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल जरूर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। थैंक यू।